हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। बच्चों, हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्सोलॉजी को सीख रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसकी बेसिक टर्म्स को, उसकी शब्दावलियों को जानना जरूरी है। जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के मीनिंग्स आपको जानना जरूरी है, उसकी टर्म्स को जानना जरूरी है। फ्रेंच आप सीखना चाहते हैं तो फ्रेंच की टर्म्सोलॉजी को पहले बेसिकली सीखना जरूरी है। इसलिए अकाउंटेंसी, जैसा हम जानते हैं, एक लैंग्वेज है जो हमें बिजनेस की अकाउंट्स को सिखाती है। इसीलिए यहां भी कुछ टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्हें जानना जरूरी है, जिन पर पूरा फोकस, पूरा टाइम देना जरूरी है। मैंने देखा है काफी लोग जल्दी में ये चीजें समझा देते हैं, सिखा देते हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। यहां पर आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने वाली है विद रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के विकास में। ये 5th वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, इसलिए आपको इसको लास्ट तक देखना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इनकम, प्रॉफिट, गेन्स को लेकर एंड लॉसेस को लेकर। लगता है उन्हें कि ये एक जैसा है, पर ये एक जैसा नहीं है। इसको समय देकर समझना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम इनकम, प्रॉफिट, गेन्स को समझेंगे, उनके अंदर क्या डिस्टिंग्विशमेंट है, लॉसेस क्या है उसके बारे में जानेंगे, रिसिप्ट्स के बारे में जानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, तो वॉच टिल वेरी लास्ट। And if you're not yet subscribed, then first do subscribe this channel and press the bell icon. This is going to very helpful for all of you. ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो सर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लायबिलिटीज से। बहुत शानदार पीपीटी नोट्स आपके लिए तैयार हैं जो आपको दिख रहे हैं। लायबिलिटीज यहाँ पर कवर की जाएगी इस वीडियो के अंदर। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आपको समझने को मिलेगा सर, आपको जानने को मिलेगा प्रॉफिट्स किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इनकम के बारे में आपको जानने को मिलेगा, लॉसेस किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर मैंने कवर किया है इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। एग्जाम में 4 से 5 नंबर का कवरेज आपका यहाँ से हो सकता है। एक बार आप देख कर चल जाइएगा, बहुत फायदा आपको एग्जाम में इसके लिए इस वीडियो से मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे सर। लायबिलिटीज से, व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी का मतलब मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूं। बिजनेस के लिए लायबिलिटी का मतलब है जो भी पैसा आउटसाइडर्स को पे करना है, या फिर जो भी पैसा हमें बिजनेस के ओनर को पे करना है, वो बिजनेस की लायबिलिटी कहलाता है। आउटसाइडर को जो लायबिलिटी आपको पे करनी है, जो पैसा पे करना है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है बच्चों। और ओनर को जो पैसा आपको पे करना है, जिसे कैपिटल भी बोलते हैं, आप जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं या नहीं बताइए कमेंट कर कर। तो सर 2 तरह की लायबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। लायबिलिटी का मतलब जो पैसा हमें या तो आउटसाइडर्स को पे करना है बिजनेस को, या फिर बिजनेस के ओनर को पे करना है। आउटसाइडर्स को जो पैसा पे किया जाएगा वो कहलाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बिजनेस के ओनर को जो पैसा पे किया जाता है वो कहलाता है इंटरनल लायबिलिटीज। फिर फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। जैसा कि हमने असेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। उसी तरह से हम लायबिलिटीज को भी डिवाइड करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। मान लीजिए हमने किसी पर्सन से गुड्स परचेज किया। गुड्स किसे कहते हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे हम। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जिस आर्टिकल में आप डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिसे आपने फर्दर सेल करने के लिए खरीदा है, वापस बेचने के लिए खरीदा है, या फिर बनाकर बेचने के लिए खरीदा है, आप उसके अंदर डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो आर्टिकल आपके बिजनेस के लिए कहलाएगा गुड्स। मान लीजिए बच्चों, मैंने मिस्टर ए से 50,000 रुपीज का गुड्स खरीदा। मैंने मिस्टर ए को 30,000 रुपीज पे कर दिए। 20,000 रुपीज, बताइए कमेंट करके कितना पैसा देना बाकी है? 20,000 रुपीज। जो 20,000 रुपीज मुझे मिस्टर ए को पे करना बाकी है वो मेरी लायबिलिटी है। सिंपल शब्दों में, लायबिलिटी वो अमाउंट है बच्चों, बिजनेस के लिए वो एक ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस के द्वारा
किसी ना किसी पर्सन को पे करने के रेस्पेक्ट में ड्यू अमाउंट को बताता है। मिस्टर ए को जैसे हमारे एग्जांपल में 20,000 रुपीज पे करना बाकी है, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी कहलाएगी मिस्टर ए के टुवर्ड्स। सो लायबिलिटी का मतलब मैंने डिफाइन किया है, लायबिलिटी रेफर्स टू अमाउंट्स व्हिच द फर्म्स ओज टू द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स को जो पैसा दे रहा है, एक्सेप्ट द अमाउंट्स ड्यू टू द प्रोप्राइटर, क्योंकि अमाउंट जो प्रोप्राइटर को देना बाकी है, ओनर को देना बाकी है। प्रोप्राइटर का मतलब है बच्चों, वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोप्राइटर का मतलब है यहाँ पर बिजनेस का ओनर। जो पैसा हमें ओनर को पे करना है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। ओके, बात समझ में आती है सर? इन अदर वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ ऑथर के वर्ड्स में देखते हैं सर, इन वर्ड्स ऑफ फिनी एंड मिलर, फिनी एंड मिलर्स क्या कहते हैं सर? लायबिलिटीज आर द डेट्स, दे आर अमाउंट्स ओड टू द क्रेडिटर। अब बच्चों क्रेडिटर का मतलब हम जानेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए सभी टर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए सभी अकाउंटिंग टर्म्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, नहीं तो एक इंटरप्रिटेटिव सेंस डेवलप नहीं होगा, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आपको आगे पढ़ने के लिए। क्रेडिटर का मतलब होता है बच्चों, स्ट्रेस मत लेना, इसको अलग से समझेंगे, बट क्रेडिटर का मतलब आप शॉर्ट में जान लीजिए, जिस व्यक्ति से हमने उधारी पर गुड्स खरीदा है, मतलब क्रेडिट पर जिस पर्सन से हमने गुड्स परचेज किया है, वो पर्सन, वो सप्लायर ऑफ गुड्स क्रेडिटर कहलाता है बच्चों। डायग्राम बनाकर मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो उस व्यक्ति को आपको पैसा जो देना बाकी है उन गुड्स के रेस्पेक्ट में जो आपने उधार खरीदे हैं, वो ड्यू अमाउंट आपकी लायबिलिटी कहलाएगा। यहां पर सिंपल शब्दों में फिनी एंड मिलर्स कह रहे हैं, सिंपल शब्दों में फिनी एंड मिलर्स ये कह रहे हैं, लायबिलिटीज आर दी डेट्स, दे आर अमाउंट ओड टू दी क्रेडिटर। बात समझ में आती है बच्चों? कमेंट कर मुझे बता दीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा आप साथ के साथ, ठीक है? मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बहुत सुंदर नोट्स हैं, आप एक बार देखिए, मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। देखिए एक बार, ये देखिए हाईलाइट भी मैंने कर दिया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूरा वीडियो देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन आपको डेवलप होगी इस वीडियो को देखने के बाद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ओके सर, ठीक है सर। लायबिलिटी का मतलब बच्चों असेट्स माइनस कैपिटल भी होता है। असेट्स माइनस कैपिटल कैसे होता है सर लायबिलिटी का मतलब? मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए बच्चों, ये है आपकी बैलेंस शीट। ये क्या है? आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक तरफ होती है बच्चों आपकी असेट। क्या होती है बच्चों? एक तरफ असेट और दूसरी तरफ होती है लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज में तीन चीजें होती है। एक तो होती है कैपिटल, दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। ये तीन चीजें मिलकर, कुल मिलाकर आप समझिए ये तीन चीजें मिलकर ही लायबिलिटी बनती है। कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। असेट दो चीजें मिलकर बनती है बच्चों, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ये दो चीजें मिलकर असेट्स बनती है। जो लायबिलिटी साइड का टोटल होता है ना बच्चों, वही असेट साइड का टोटल होता है। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर ये इक्वेशन बताई गई है। लायबिलिटी का मतलब असेट्स माइनस कैपिटल, यानी कि यदि आप टोटल असेट्स को जोड़ें और उसमें से कैपिटल लेस कर दें तो वो कहलाएगी आपकी लायबिलिटी, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इनके कहने का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। हमारे एग्जाम्पल में मैं आपको और समझाता हूं अच्छे से, सुनिए, देखिए। हमारे एग्जाम्पल में जैसे ये बैलेंस शीट है, ठीक है बच्चों, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स दोनों मिलाकर टोटल असेट्स कहलाएगी। मान लीजिए ये है आपकी 10 लाख, टोटल असेट है आपके पास 10 लाख। और लायबिलिटी साइड में एक होती है आपकी कैपिटल, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, आपकी कैपिटल है 5 लाख। कितनी है बच्चों? 5 लाख। चूंकि बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज बराबर होती हैं, इसलिए टोटल असेट्स के बराबर टोटल लायबिलिटीज मानी जाएगी 10 लाख। और 10 लाख में से जब 5 लाख आप हटा देंगे तो आपकी बच्चों आपकी
कैपिटल बचेगी, आपकी लाइबिलिटी बचेगी, वो कहलाएगी 5 लाख। तो बच्चों लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखकर बताइए। लाइबिलिटी का मतलब हुआ करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, मतलब कि टोटल असेट्स माइनस कैपिटल, क्योंकि टोटल असेट्स के बराबर ही टोटल लाइबिलिटी होती है। टोटल लाइबिलिटी में से यदि कैपिटल को हटा दिया जाए, चूंकि टोटल असेट्स भी कह सकते हैं इसको, इस टोटल लाइबिलिटी को टोटल असेट्स भी कह सकते हैं, इसमें से यदि कैपिटल को हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो कहलाएगा बच्चों लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब सिंपल वर्ड में सर, लाइबिलिटी का मतलब सिंपल वर्ड में असेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटी का मतलब सिंपल वर्ड्स में असेट्स माइनस कैपिटल, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल। क्या बात समझ में आती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो बता दीजिए कमेंट कर कर, एक स्माइली भी बता दीजिए कमेंट में, अपनी स्माइल भी बता दीजिए, स्माइली कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए आपको बात समझ में आती है नहीं। थम कर दीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर, ये मैं आपके लिए थोड़ा रब कर देता हूँ, राइट। तो सर आगे बात कर लेते हैं लाइबिलिटी के बारे में। When a firm purchase goods on credit from Mr. A, यदि A से गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो अमाउंट owed to A इज ए लाइबिलिटी, जो A को आपको पे करना है लाइबिलिटी। मान लीजिए फर्म्स ने रेंट पर बिल्डिंग ले रखी थी, रेंट का पेमेंट करना बाकी है टेनेंट को, यानी कि बिजनेसमैन को, जिससे प्रॉपर्टी रेंट पर ली गई थी, वो भी आपके बिजनेस की लाइबिलिटी है। गुड्स उधार पर खरीदे गए, वो भी आपके बिजनेस की लाइबिलिटी है। बैंक से आपने लोन लिया, ये भी आपको एक्सटर्नली चुकाना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। सो सर, बैंक में आपने जो पैसा जमा कर रखा है, बैंक ने आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी बच्चों। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब आप जमा से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपकी एक लाइबिलिटी है। तो मैंने लिखा है सर, लाइकवाइज व्हेन द बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन, जब हमने जमा से पैसा ज्यादा निकाल लिया, वो भी हमारी एक लाइबिलिटी है ओविंग टुवर्ड्स द बैंक, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर, अनपेड वेजेस। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन एम्प्लॉइज की वेजेस कुछ वर्कर्स काम करते हैं, उन वर्कर्स की वेजेस हमें पे करना बाकी है, वो कहलाएगी हमारी लाइबिलिटी। एम्प्लॉइज की सैलरी पे करना बाकी है, वो लाइबिलिटी कहलाएगी। सो बिल्स पेबल समझेंगे इस टॉपिक को बच्चों अलग से, इसको ध्यान रखना, बिल्स पेबल को अलग से समझेंगे, राइट। इस टर्म्स को हम अलग से ही समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कहा है कि सर लाइबिलिटी को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट्स में। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। तो एक एक करके देखते हैं इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जैसा आप जानते हैं, ऑल द अमाउंट्स, जो भी अमाउंट ड्यू है बिजनेस एंटिटीज विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू दी प्रोप्राइटर, जो आपको प्रोप्राइटर को पे करना बाकी है, वो आपके बिजनेस की कहलाएगी इंटरनल लाइबिलिटी। मतलब बिजनेस के ओनर को हमें जो पे करना बाकी है, बिजनेस के ओनर को हमें क्या पे करना बाकी है सर? उसने क्या बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है? बिजनेस में ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, और सर बिजनेस की ओनर की कैपिटल पर जो प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है, वो भी तो हमारी ओनर के टुवर्ड्स एक लाइबिलिटी है। क्योंकि ओनर ने कैपिटल क्यों लगाई थी सर? ताकि बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो जो भी एंड ऑफ द ईयर में बिजनेस में प्रॉफिट्स जनरेट होंगे, वो भी बिजनेस की ओनर के टुवर्ड्स एक लाइबिलिटी है। हाँ बच्चों, क्योंकि जो भी कैपिटल बिजनेस में ओनर लगाता है, उस कैपिटल में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रॉफिट्स को जोड़कर दिखाया जाता है बिजनेस की लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो सर हमारे लिए कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है और प्रॉफिट जो हमने बिजनेस में कमाया वो भी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये दोनों सम हमें ओनर को पे करना है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? कमेंट कर दीजिए फटाफट से, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऑल द अमाउंट्स व्हिच द बिजनेस एंटिटी हैज टू पे द आउटसाइडर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो भी पैसा आपको आउटसाइडर को पे करना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। जैसे कि बैंक को पे करना है, अभी मैंने बताया था आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में,
कि बैंक से जो पैसा हमने डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया वो हमारे लिए ओवरड्राफ्ट है, वो भी हमें पे करना है, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स मतलब कि ऐसे सप्लायर्स जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है, वो भी तो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी है बच्चों। सुनिए ध्यान से, जिन सप्लायर्स से गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया जाता है वो कहलाते हैं क्रेडिटर। आई बात समझ में? अलग से समझेंगे डायग्राम बना के बहुत अच्छे से। गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्रेडिटर किसे कहते हैं, सप्लायर किसे कहते हैं, परचेज किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आपके लिए। आगे आपको इनसे बहुत बहुत पाला पड़ेगा सर, इसलिए जानना जरूरी है। बिल्स पेबल भी हमारी एक लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी पैसा हमें देना बाकी है, जैसे मान लीजिए बच्चों, स्टेशनरी हमने परचेज करी थी 50,000 रुपीज़ की एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर और हमने पेमेंट किया 40,000 रुपीज़, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा 10,000 रुपीज़। वो भी हमें उस पर्सन को पे करना बाकी है जिससे हमने स्टेशनरी क्रेडिट पर परचेज करी थी। बात समझ में आई क्या बच्चों? बता दीजिए कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी को बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। दूसरी होती है करंट लायबिलिटी, जिसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे एक अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, मान लीजिए ये अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ। इस समय हमने स्टेशनरी परचेज करी 50,000 रुपीज़ की। अब इस 50,000 में से 10,000 रुपीज़ हमें पे करना बाकी है। तो बच्चों ये जो 10,000 रुपीज़ है ये हमें विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा 31 मार्च 24 तक। यानी कि आने वाले 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर हमें इसे पे कर देना जरूरी है। तो यदि आप 31 मार्च को जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और उस दिन यदि कुछ लायबिलिटीज आपको एसी गुड्स के परचेज के रेस्पेक्ट में, स्टेशनरी को परचेज करने के रेस्पेक्ट में पे करना बाकी है, जो वो आपको अपकमिंग करंट ईयर में पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को जो भी पैसा चुकाना है अपकमिंग ईयर में चुकाना जरूरी होता है। बिल्स के रेस्पेक्ट में जो भी पैसा पे करना है वो अपकमिंग ईयर में पे करना होता है। बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हर साल किए जाते हैं, हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंस की डेफिनेशन में, जो खर्चे बार बार होते हैं, कई बार होते हैं, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, लाइटिंग का एक्सपेंस हुआ, वेजेस का हुआ, सैलरी का हुआ, स्टेशनरी का हुआ। ये ऐसे खर्चे हैं जो हर साल बार बार रेकरिंग नेचर के किए जाते हैं। यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऐसे रेवेन्यू ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस जिनके रेस्पेक्ट में हमें पेमेंट करना बाकी है और 31 मार्च को भी ऐसा पेमेंट बाकी है, तो बच्चों वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस के लिए हमें जो पैसा देना बाकी है वो आने वाले साल के अंदर पे करना पड़ेगा। ये जरूरी होता है। विद इन 12 मंथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस जो पे करना बाकी रह गए, जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करते थे, तो उनका पेमेंट अपकमिंग 12 मंथ में हमें करना होगा। यदि मैं सीधे शब्दों में आपको कुछ समझाऊं तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि यदि एक अकाउंटिंग ईयर में कुछ हमने एक्सपेंस किए और उनका पेमेंट करना बाकी रह गया, जिन्हें अपकमिंग 12 मंथ में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फिनिश होने से पहले पे करना पड़ेगा, तो वो कहलाएंगे आपकी करंट लायबिलिटी। और यदि ऐसे खर्चे जो एक अकाउंटिंग ईयर में इनकर किए गए, जिनके रेस्पेक्ट में कुछ पेमेंट बकाया रह गया, जो कि अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर में, मैं आपसे एक और डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। यदि इस अकाउंटिंग ईयर में खर्चे किए गए जिनका पेमेंट अपकमिंग 12 मंथ में नहीं करना, यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में नहीं करना, उसके ये अकाउंटिंग ईयर यहाँ खत्म हुआ, इस अकाउंटिंग ईयर में भी उसका पेमेंट नहीं करना, इसके बाद किया जाएगा, मतलब आफ्टर दी यहाँ से देखा जाए तो आफ्टर दी 12 मंथ, इन 12 मंथ के भी यदि बाद में यहाँ पर पेमेंट किया जाना है, तो बच्चों यहाँ पर 31 मार्च को हम उन्हें नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। और यदि इनका पेमेंट यही कर दिया जाना है विद इन 12 मंथ, तो ये कहलाएंगे करंट लायबिलिटी।
यहां पेमेंट नहीं होगा तो ये कहलाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस यदि अपकमिंग 12 मंथ में पे कर दिए जाएंगे, सर कैसे कह सकते हैं कि वो पे कर दिए जाएंगे? जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है, रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, स्टेशनरी हुआ, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इनका पेमेंट विद इन 12 मंथ करना होता है आपको, नहीं तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी रन नहीं हो पाएगी आपकी स्मूथली। यदि स्मूथली आपको रन करना है तो इन रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस का पेमेंट तो आपको 12 मंथ में कर देना होगा। तो सर एंड ऑफ द ईयर में हम इसे कैटेगराइज करेंगे करंट लायबिलिटी के रूप में। बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो रेवेन्यू नेचर के नहीं हैं, ऑल्दो हो सकते हैं वो कैपिटल नेचर के हों। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल में आपको उसका पेमेंट करना है। आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, आपने डिबेंचर्स इशू कर पैसा जुटाया, जिनका रिडम्पशन, जिनका रीपेमेंट 10 साल बाद करना है। यस, आपने सही सुना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कम से कम 10 साल बाद किया जाता है। कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में 20 साल बाद उसका पेमेंट किया जाता है। तो बच्चों करंट ईयर में आप इस लायबिलिटी को किस फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे? इसे आप कैटेगराइज करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के रूप में, क्योंकि इसका पेमेंट, रीपेमेंट आफ्टर द 12 मंथ किया जाएगा। ओके सर, यदि विद इन 12 मंथ पेमेंट करना है तो वो कहलाएगी करंट लायबिलिटी, और यदि सर 12 मंथ के बाद करंट लायबिलिटी, ये देखिए करंट लायबिलिटी, और यदि 12 मंथ के बाद पेमेंट करना है तो वो कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। अब पढ़ते हैं सर ध्यान से, क्या डिक्टेट किया है मैंने, उस पर ध्यान लगाइएगा। नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर द पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। मैंने लिखा है नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर, मतलब 12 महीने के भी बाद हम इनका पेमेंट करेंगे सर। 12 महीने के भी बाद हम इनका पेमेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे सर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। बात समझ में आती है तो कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। करंट लायबिलिटी refers to those liabilities which are to be paid in near future normally within 1 year। इसका मतलब जो पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ कर देना है वो सर करंट लायबिलिटी है, और जो पेमेंट आपको बियॉन्ड 12 मंथ करना है, बोलो बच्चों कमेंट कर बोलो, वो कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल सर बैंक से लिया गया, ये बैंक से लिया गया लोन है, ठीक है, ओके। डिबेंचर्स जो हमने इशू किए हैं वो भी एक नॉन करंट लायबिलिटी है सर, बैंक से लिया गया लोन भी नॉन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी रेवेन्यू और ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस जिनके रेस्पेक्ट में पैसा देना बाकी है, जिसमें हो सकता है वेजेस का बाकी हो, है ना, आपको हो सकता है सैलरी का पेमेंट करना बाकी हो, आपको हो सकता है रेंट का पेमेंट करना बाकी हो, आपको हो सकता है स्टेशनरी का पेमेंट करना बाकी हो बच्चों, आपको हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना बाकी हो सर, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना बाकी हो। तो रेकरिंग नेचर के, रेवेन्यू नेचर के खर्चे जो हर साल होते हैं, यदि उनका पेमेंट करना बाकी है तो आपको विद इन 12 मंथ बच्चों, विद इन 12 मंथ आपको उन्हें पे करना होगा इन सभी खर्चों को, तो वो कहलाएंगे करंट लायबिलिटी। ऐसे खर्चे जैसे बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, 5 साल 10 साल की अवधि के लिए लिए गए हैं, जिनको 10 साल बाद पे करना है, वो कहलाएंगे करंट लायबिलिटी। आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी सर। आगे बढ़ते हैं, और भी मैंने आपके लिए शानदार एग्जाम्पल लिए हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सर बिल्कुल बात। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं सर। बैंक लोन यदि बोला जाए बैंक लोन, तो बच्चों बैंक लोन हमेशा कहलाएगा लॉन्ग टर्म लोन, ये ध्यान रखिएगा। बैंक लोन हमेशा कहलाएगा आपके लिए लॉन्ग टर्म लोन, और वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा जब तक कि क्वेश्चन ये ना बोल दे कि वो एक शॉर्ट टर्म लोन है। यदि शॉर्ट टर्म बोला जाए तो वो कहलाएगा करंट लायबिलिटी, और यदि बैंक लोन बोला जाए तो वो कहलाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक करंट लायबिलिटी है, क्योंकि मान लीजिए आपने जो डिपॉजिट्स जमा है आपके अकाउंट में, उससे ज़्यादा जो आपने विड्रॉ किया, आपको क्रेडिट फैसिलिटी बैंक के द्वारा की गई, वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट।
वो ओवरड्राफ्ट अमाउंट आपको बच्चों विद इन 12 मंथ वापस डिपॉजिट करा देना जरूरी होता है। विद इन 12 मंथ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, इसलिए करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल की टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से समझाऊंगा। अभी इतना सा समझिए, बिल्स पेबल आपके क्रेडिटर्स का ही एक पार्ट होते हैं। क्रेडिटर और बिल पेबल मिलके ट्रेड पेबल कहलाते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमें नया कॉन्सेप्ट समझना है, वो भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इससे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और बने ना बने सर, पूरे अकाउंट्स में ये टर्म्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। बिना इन टर्म्स को जाने समझे आप अकाउंट्स की एबीसीडी नहीं समझ सकते, इसलिए ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। ध्यान से समझिए, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सर कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पहले हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिन्हें हमने कहा था रेकरिंग नेचर के खर्चे, वेजेस, सैलरी, स्टेशनरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे खर्चे जो साल में बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए बार बार किए जाते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। उसके विपरीत रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट बच्चों ऐसी बिजनेस की इनकम या रिसिप्ट हैं या रेवेन्यू हैं जो कि एक ऑपरेटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में कई बार होती हैं या रेकरिंग नेचर की होती हैं। कहने का मतलब कई सालों में एक बार होने वाली रिसिप्ट नहीं है, ये ऐसी रिसिप्ट्स हैं जिन्हें जनरेट करने के लिए, जिन्हें अर्न करने के लिए, जिन्हें कमाने के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे बच्चों सेल्स, गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम, वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि साल में कई बार गुड्स बेचे जाते हैं, गुड्स को बेचने के लिए ही हम बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कमीशन इनकम, ये भी रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट है, साल में कई बार होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेंट इनकम, यदि बिजनेस की बच्चों एक प्रॉपर्टी वैकेंट पड़ी हुई है, मान लीजिए 5th फ्लोर वैकेंट पड़ा हुआ है और उसे हमने दे दिया रेंट पर, तो बच्चों उस रेंट से जो इनकम आएगी, हमें मंथली इनकम आएगी, वो हमारी कहलाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या कहलाएगी बच्चों? वो हमारी कहलाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स। रेंट ले लो, कमीशन ले लो, हो सकता है फीस, है ना, जो बिजनेस में फीस मिल रही है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। ठीक है, बिजनेस में और भी इनकम होती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट पर सर डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? डिविडेंड। तो डिविडेंड भी हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। बात समझ में आई क्या सर? आपको बताइए। ठीक है, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट का मतलब बहुत सिंपल है। रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स जो रेकरिंग नेचर की होती है, साल में कई बार होती है, बार बार होती है, जिसे करने के लिए बिजनेस किया जा रहा है, जैसे कि सेल्स, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, फीस, ठीक है, डिविडेंड, ये सब रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। आगे बोला गया है वेयर एज कैपिटल रिसिप्ट्स, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को P&L में राइट ऑफ किया जाता है, दिखाया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को भी P&L में ही दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम राइट ऑफ किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इसीलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ होगी। कैपिटल रिसिप्ट्स बच्चों ऐसी रिसिप्ट होती है बिजनेस की जो रेकरिंग नेचर की नहीं होती है, कई सालों में एक बार ऐसी रिसिप्ट होती है। या बिजनेस हम कैपिटल रिसिप्ट जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस को रेवेन्यू रिसिप्ट जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ऑपरेटिंग इनकम को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट तो ऐसी रिसिप्ट है जो कि जनरेट करना हमारा उद्देश्य नहीं था, या जिसको कमाने के लिए हम बिजनेस नहीं कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो जनरेट हो गई। जैसे हमारी बिजनेस की एसेट जिसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, 10 साल बीतने के बाद हमने उस एसेट्स को बेचा और उससे जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। आई बात समझ में बच्चों? तो रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट नहीं है, ये नॉन रेकरिंग नेचर की है। ठीक है, इससे या तो आपके बिजनेस की असेट्स कम होंगी, असेट को बेचने से पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट, इससे आपकी असेट कम होंगी, या फिर ध्यान दीजिएगा आपके बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सर लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी?
स्पेशली नॉन करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। बैंक से हमने लोन लिया, सुनिए बच्चों ध्यान से, बैंक से हमने लोन लिया 5 साल के लिए, जिसका रीपेमेंट हमें 5 साल बाद करना है। तो ये जो लोन का पैसा हमने जुटाया ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इसका रीपेमेंट हमें 5 साल बाद करना है। अब ऐसा लॉन्ग टर्म लोन चूंकि हम हर साल नहीं लेते इसलिए रैकरिंग नेचर की रिसिप्ट नहीं है। कई सालों में ऐसा पैसा लोन का जुटाया जाता है। बिजनेस को लॉन्ग टर्म लोन्स की जरूरत 5 साल 10 साल में होती है, उसके बाद फिर वापस ले लिया जाएगा, ऑल्दो हो सकता है। इसलिए ये रैकरिंग नेचर की रिसिप्ट नहीं है, नॉन रैकरिंग नेचर की रिसिप्ट है। और लोन से जुटाया गया पैसा आपके बिजनेस में लायबिलिटी, स्पेशली नॉन करंट लायबिलिटी क्रिएट करता है। इसलिए बच्चों ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनिए, या तो आपकी असेट रिड्यूस होगी कैपिटल रिसिप्ट के कारण, या फिर आपके बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, नॉन करंट लायबिलिटी, स्पेशली नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी। डिबेंचर्स को इशू कर कर यदि आपने कोई पैसा जुटाया वो भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है और वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। असेट बेचने से यदि रिसिप्ट हुई तो बच्चों कैश में पैसा जुड़ जाएगा असेट साइड में, और जो असेट आपने बेची है बैलेंस शीट में असेट साइड में से वो असेट कम हो जाएगी। यदि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपकी बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली कैपिटल रिसिप्ट्स को बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ किया जाता है। पढ़ते हैं सर जो मैंने डिक्टेट किया है। ओके सर, तो ये क्लियर हो गया कि कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में शो होती है। ईदर एज इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये लॉक कर लीजिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईदर एज इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, यदि इन दोनों में से कोई काम हो रहे हैं तो वो सर हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। देखिए कैपिटल रिसिप्ट, एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट असेट्स का ही पार्ट होते हैं। जैसे कि रिलायंस में हमने शेयर्स खरीद रखे थे, हमारा बेचने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर 10 साल बाद उसमें अच्छा रिटर्न दिख रहा है तो हम उसे सेल कर रहे हैं। तो सेल करने से हमारी एक असेट रिड्यूस हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी असेट थे, उसको बेचने से हमारी असेट रिड्यूस हो गई। तो बच्चों वो पैसा जो हमें मिला वो कैपिटल रिसिप्ट है और वो बैलेंस शीट में हमारे कैश के बैलेंस को बढ़ा देगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर देगा। दूसरी बात, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स। बच्चों ओनर के द्वारा जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, चूंकि उसके कारण हमारे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा इंटरनल लायबिलिटी होता है, अभी हमने पढ़ा था। ओनर ने जो कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करी वो बिजनेस की लायबिलिटी को बढ़ाता है, इसीलिए उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये देखिए, या तो उसके कारण इंक्रीज होगा लायबिलिटी या फिर असेट रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल जो ओनर ने लगाई है वो कैपिटल हमारी बिजनेस की लायबिलिटी को बढ़ा दे रही है, इसलिए हमने उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला। या फिर शेयर्स को इशू कर कर या डिबेंचर्स को इशू कर कर जो हमने पैसा जुटाया वो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। कहने का मतलब सिंपल है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है वो सब कैपिटल रिसिप्ट है, चाहे वो पैसा डिबेंचर इशू कर कर जुटाया गया हो, चाहे वो पैसा लोन लेकर जुटाया गया हो, चाहे वो शेयर इशू कर कर जुटाया गया हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ओनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया हो, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है सर। डिबेंचर्स की टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा। लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए, अवधि के लिए जो बिजनेस पैसा जुटाता है वो डिबेंचर्स के थ्रू भी जुटा सकता है, शेयर इशू कर कर भी जुटा सकता है। शेयर इशू कर कर जो पैसा जुटाया जाता है वो लोग कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, कंपनी के ओनर कहलाते हैं। पर डिबेंचर इशू कर कर जो पैसा जुटाया जाता है वो आउटसाइडर कहलाते हैं, उन्हें रीपेमेंट करने की लायबिलिटी बिजनेस पर होती है एक फिक्स टेन्योर के बाद, राइट। पर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, जो डिबेंचर से हमने जनरेट की है। ओके सर, इसके बाद हम देख लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन।
ऑब्वियसली ये बात समझ चुके बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, बस डिक्टेट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचना हमारी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये करने के लिए ही, इससे इनकम जनरेट करने के लिए ही हम बिजनेस कर रहे हैं। तो जो भी पैसा गुड्स को बेचने से आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। कमीशन और फीस मैंने बता दिया आपको, रेकरिंग नेचर की इनकम होती है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। कभी कभार नहीं होती है इनकम, ये रूटीन नेचर की है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। डिविडेंड की इनकम मैंने बता दिया, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट पर जो भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है या डिविडेंड हमें मिल रहा है वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। क्योंकि बच्चों जिस कंपनी में, मान लीजिए RIL के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो भी प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, और उसे एक नाम दिया जाता है अकाउंट्स में डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट, जो कि बिजनेस में हर साल रिसीव होगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट। तो जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें हर साल इंटरेस्ट देगी, हर साल डिविडेंड देगी, इसलिए वो हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। आई होप बात समझ में आ गई होगी सर, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, कमेंट कर दो हाँ सर। और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं, देख लेते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं सर, एक्सपेंसेस। देखिए बस थोड़ा सा बचा है, ये एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद इनकम, फिर प्रॉफिट्स, गेन, लॉसेस, ये यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाएगा बच्चों। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा सा लेक्चर बाकी है बस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब सर सीधा सा है सर, रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रूटीन नेचर के होते हैं, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। जो गुड्स हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं, उसे बनाने में और उसे बेचने में जो भी खर्चे लगे, हर साल लगते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, वो सब एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बनाया उसको बनाने में जो कॉस्ट लगे वो हमारा एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसको सेल करने में जो भी खर्चे लगते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। यहाँ पर फिनी एंड मिलर्स ने डेफिनेशन दी है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, किसी भी तरह के आर्टिकल्स, थिंग्स और सर्विसेज को लेने की कॉस्ट। जैसे एम्प्लॉइज से हम एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, साल में हर महीने उनको सैलरी पे कर रहे हैं, रेकरिंग नेचर का खर्चा है, एक्सपेंस, ठीक है। हम किराए पर बिजनेस चला रहे हैं, किराए की बिल्डिंग में, तो हर महीने रेंट हमें पे करना पड़ रहा है। टेनेंसी की सर्विसेज की कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंस। आई क्या बात समझ में बच्चों? हमने एग्जांपल आपको दे दिए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर कुछ फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स जिसे हम बेच रहे हैं उसे बनाने की कॉस्ट, अमाउंट पेड फॉर द रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ये भी रेकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, हर साल होते हैं। जो गुड्स हम बना रहे हैं और बेच रहे हैं, उसको बनाने और बेचने के लिए सभी खर्चे एक्सपेंस कहलाते हैं बच्चों। डायरेक्टली चाहे उसको बनाने और बेचने में लगे हो, चाहे इनडायरेक्टली उसे बनाकर बेचने में लगे हो, वो एक्सपेंस कहलाते हैं, हर साल होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। जैसे कि बिल्डिंग हमने किराए पर ली तो रेंट लग रहा है उसका, इनडायरेक्टली एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का है। कमीशन हमने पे करना पड़ रहा है सेल्स को बढ़ाने के लिए, एडवर्टीजमेंट हमें करना पड़ रहा है, एम्प्लॉइज को सैलरी हमें देनी पड़ रही है। दीज ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक डायरेक्ट नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंस है बच्चों, ये डायरेक्ट नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंस है। और ये सभी खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली गुड्स को बनाने बेचने से संबंधित नहीं है, गुड्स को बनाने बेचने के लिए इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए इन्हें रेवेन्यू एक्सपेंस का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अलग से समझाऊंगा, ठीक है। बस अभी यहाँ पर याद रखिए कि गुड्स को बनाकर बेचने के लिए डायरेक्टली कॉस्ट लगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जो गुड्स को बनाकर बेचने के लिए इनडायरेक्टली लगे, मतलब कि ये पेन बनाने में यदि जो निब, नोड, प्लास्टिक, रॉ मटेरियल लगा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। जिस फैक्ट्री में ये गुड्स बन रहा है उस फैक्ट्री की लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब इसको बनाने के लिए ही लगी हुई है। जो मजदूर इस पर काम कर रहे हैं, इसे असेंबलिंग करने में, इसे मैन्युफैक्चर करने में, उनकी वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। कहने का मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने, एक डायग्राम बनाऊंगा बहुत सुंदर, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रॉ मटेरियल को खरीदने, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने, उसको प्रोसेस करने और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने, बनाने तक के सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव कर बेचने के लिए और उस
बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि ऑफिस के जो खर्चे होते हैं ना बच्चों, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। डिटेल में देखेंगे बच्चों उसको। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सच असेट्स, यहाँ पर बेसिकली ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। असेट को यूज लेने के कारण हर साल जो वैल्यू में लॉस होता है असेट्स की, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है और उसे रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं सर फटाफट, आई होप समझ में आई होगी बात। अब पढ़ते हैं इनकम के बारे में। इनकम बहुत सिंपल है सर। इनकम का मतलब है सर जिस इनकम को, जिस आय को कमाने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं वो सब यहाँ पर कवर होगी, वो सब इनकम कहलाएगी। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, ये बात आप ध्यान रखना। रेवेन्यू में कमीशन भी आता है, रेंट भी आता है और डिविडेंड भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। बट इनकम के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है। इनकम के अंदर ये चीज आती है सर, ये ध्यान से देखिए। इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस को हम कहते हैं इनकम। मतलब जो गुड्स हमने सेल किया वो कहलाएगा रेवेन्यू, सेल्स कहलाएगा रेवेन्यू। और सेल्स करने और उस गुड्स को बनाने में जो भी खर्चे लगे वो है एक्सपेंस, राइट। तो सेल्स में से सेल्स को करने के लिए जो भी खर्चे लगे यदि लेस कर दिए जाए तो वो कहलाएगी आपकी इनकम। इनकम प्रॉफिट से भी अलग है और रेवेन्यू से भी अलग है, ये ध्यान से समझिए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ग्रॉस टर्म, ये एक बड़ी टर्म है, इसमें सभी तरह की रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट आ गई। बट इनकम का मतलब एक स्पेसिफिक टर्म, एक नैरो टर्म, जो गुड्स को बेचकर जो पैसा आया उसमें उस गुड्स को बनाने और बेचने के खर्चे को लेस कर दो तो जो पैसा बचेगा वो कहलाएगी इनकम। एग्जाम्पल से समझेंगे सर। नॉट टू वरी बी हैप्पी एग्जाम्पल लेते हैं सर, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स कॉस्टिंग ₹4 lakhs आर सोल्ड फॉर ₹5 lakh, तो बताइए सेल्स कितनी है 5 लाख और कॉस्ट कितनी है 4 लाख सर, तो इनकम कितनी होगी सर बताइए सर, फटाफट कमेंट कर बताइए। इनकम होगी 1 लाख। मतलब कि डायरेक्टली गुड्स से जो भी प्रॉफिट आपने कमाया, गुड्स को बेचने से, गुड्स के खर्चे लेस कर जो भी प्रॉफिट बचा वो कहलाएगी इनकम। अब इसे पढ़ लेते हैं। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, ये समझ में आ गया, क्योंकि रेवेन्यू एक ब्रॉडर टर्म है, इनकम एक नैरोअर टर्म है। सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, बता चुका हूं मैं आपको, जिसे सेल्स भी बोलते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंस, उस गुड्स को बनाने और बेचने के लिए किए गए खर्चे एक्सपेंस है। तो जो भी सरप्लस बचता है वो सरप्लस कहलाता है इनकम। आई होप बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छे नोट्स हैं सर ये, आप इनको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कर मुझे प्रॉमिस करो कि यस सर हम इसे नोट करेंगे, ये वास्तव में बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्रॉफिट, देखिए इनकम का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, सभी तरह की इनकम, सभी तरह का पैसा जो बिजनेस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो हर बार आता है, साल में कई बार आता है। कैपिटल रिसिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो कई सालों में एक बार आता है। हर साल जैसे आपको फीस मिल सकती है, रेंट मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम, क्या इनकम भी रेवेन्यू रिसिप्ट है? यस, इनकम भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट उसका एक शॉर्टर पार्ट है, जो गुड्स को बेचने से हमने कमाया वो इनकम है। मतलब कि क्या सेल्स रेवेन्यू रिसिप्ट है? यस सर। सेल्स क्या सेल्स तथा सेल में से उस सेल्स को करने के लिए जो गुड्स हमने यूज लिए, उस गुड्स की कॉस्ट और उसे बेचने की कॉस्ट को लेस कर दिया जाए तो जो पैसा हमें बचेगा वो इनकम कहलाएगा। वो इनकम भी बच्चों रेवेन्यू का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इनकम है। अब प्रॉफिट क्या होता है? सिंपली मैं बताऊं आपको, प्रॉफिट का मतलब होता है जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स हैं, जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स हैं उसमें से आप आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस लेस कर दिए। ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स में से ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आप लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा। इट इज एन एक्सेस ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस। जो भी टोटल रेवेन्यू आया उसमें से टोटल खर्चा आप लेस कर दीजिए, तो साल में जो बचेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट।
क्या प्रॉफिट में इनकम शामिल है? यस सर, प्रॉफिट में इनकम शामिल है, क्योंकि गुड्स को बेचने से जो पैसा हमने कमाया, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट, वो भी तो प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा गुड्स को बेचने से जो पैसा हमने कमाया वो इनकम है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसिप्ट्स होती हैं, जैसे कमीशन, रेंट, डिविडेंड, और इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑडिट कॉस्ट, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सभी इन रिसिप्ट्स में से सभी खर्चे लेस करने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा बच्चों प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैंने डिक्टेट किया है सर द बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, और हाँ, प्रॉफिट टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द ओनर। प्रॉफिट पर सीधा अधिकार होता है ओनर का, तो ये पैसा बच्चों ओनर की कैपिटल में जोड़ दिया जाता है और हमारे लिए एक लायबिलिटी है। सीधे शब्दों में क्रक्स में आपको बताऊं, साल के एंड में आपके टोटल रेवेन्यू में से जितने भी टोटल एक्सपेंसेस आपने लेस किए, वो सर लेस करने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा आपका प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं सर। गेन। गेन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं। यदि हमने कोई असेट्स जो कि 5 लाख रुपए की बची थी डेप्रिसिएशन के बाद, 6 लाख रुपए में बेच दी, तो वो कहलाएगा हमारा गेन। मतलब गेन एक नॉन रेकरिंग नेचर का फायदा है, मुनाफा है, जिसे कमाने के लिए हम हर साल बिजनेस नहीं करते हैं। ये एक इवेंचुअल एक्टिविटी है, एक रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी नहीं है। असेट्स को बेचने के लिए हम बिजनेस नहीं करते हैं, बट असेट को बेचने से कोई फायदा हो गया, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी थी, वो उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए की थी और वो बिक गई 1.5 लाख रुपए में, तो 50,000 का हमें गेन हो गया। तो ये एक इवेंचुअल नेचर की इनकम है, ये रेकरिंग नेचर की इनकम नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर की है। इनकम भी नहीं कहूँगा मैं इसको, एक मुनाफा कहूँगा, फायदा कहूँगा, राइट। तो बोला है सर इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट्स, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजेक्शन। किसी इवेंट या ट्रांजेक्शन के कारण ये एडवांटेज हो सकता है which are incidental to the business such as sale of fixed assets। incidental मतलब समझ रहे हो, जो कि जानकर कर हम हर साल नहीं करते थे, जो कभी कभी होता है। आई बात समझ में। विनिंग फ्रॉम कोर्ट केसेस। क्या कोर्ट केस आप हर साल जीतते हो? आपका जो वाद विवाद चल रहा है कोर्ट में, क्या आप उसमें केस हर साल जीत जाओगे? नहीं सर। 10 साल, 15 साल, 20 साल में केस फाइनल होते हैं, उसके बाद जो विनिंग पर मॉनेटरी सम मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, वो आपका कहलाएगा गेन। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ये भी गेन कहलाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल से समझिए बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कहता है इफ द बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹10 लाख सोल्ड फॉर ₹12 लाख, देन 2 लाख विल बी गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। आई बात समझ में? ठीक है। लास्ट टर्म बची है हमारी लॉस। आप गेन का क्रक्स समझिए। गेन का मतलब होता है एक इंसिडेंशियल एक्टिविटी, नॉन रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी, जिसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं था, बट इवेंचुअली बिजनेस में वो जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम कोर्ट केसेस, है ना, स्पेकुलेशन की इनकम, है ना, इन्वेस्टमेंट को बेचने से होने वाला मुनाफा, है ना, फिक्स असेट्स को बेचने से होने वाला फायदा, ये सब गेन है। ठीक है, इंसिडेंशियल नेचर के फायदे, मुनाफे। तो सर इनको कहाँ दिखा जाता है? इनको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाता है बच्चों। लॉसेस गेन से विपरीत, ये भी इंसिडेंशियल ही होते हैं, इनको भी जानकर जनरेट नहीं किया जाता है। साथ ही लॉसेस में बच्चों अकाउंटिंग ईयर के अंदर यदि आपके टोटल एक्सपेंसेस आपके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा आ जाए तो उन्हें लॉस कहेंगे। जैसे टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा था तो आपने कहा था उसे प्रॉफिट। उसके विपरीत यदि टोटल एक्सपेंसेस यदि टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, आपके टोटल खर्चे थे 15 लाख, पेन चेंज कर लेता हूँ सर, टोटल एक्सपेंसेस थे 15 लाख, बट आपके टोटल रेवेन्यू जो थे वो थे सर 20 लाख, तो ये 5 लाख का हो गया आपको प्रॉफिट। बट इसके विपरीत यदि आपके टोटल एक्सपेंसेस थे 20 लाख और आपके टोटल रिसिप्ट है 15 लाख, तो 5 लाख का हो गया आपको लॉस। सिंपल शब्द तो बोला गया है इट इज अ टर्म्स ऑफ द 2 डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट इज कन्वेज एज अ रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड्स व्हेन द टोटल एक्सपेंसेस एक्सीज द टोटल रेवेन्यू। फिर मैंने आगे लिखा है एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सर आपके लिए। इफ द रेवेन्यू of ₹2 lakh and expenses of ₹2,40,000, then loss will be 40,000.
सेकेंडली, सम फैक्ट्स और एक्टिविटीज अगेंस्ट विच द फर्म्स रिसीव्स नो बेनिफिट्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी बिजनेस ने करी जिससे कोई बेनिफिट अराइज नहीं होता है, जैसे कि लॉस ड्यू टू थेफ्ट। क्या आप गुड्स को चोरी करवाना चाहते हैं? क्या गुड्स को अपने गोदाम में आग लगाना चाहते हैं? क्या एक्सीडेंट के कारण जो लॉस होता है आपकी जानबूझकर की गई गतिविधि से होता है? नहीं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। इवेंचुअली एक्सीडेंशियली इंसिडेंशियली जनरेट होते हैं बिजनेस में, उन्हें भी लॉस में कवर किया जाता है। ध्यान दीजिए, लॉस में दो तरह की चीजें हैं। बिजनेस के एक्सपेंस, एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल एक्सपेंस यदि टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है वो भी लॉस है। और बच्चों, नॉन रिकरिंग नेचर के इवेंट्स जो कि ऐसी एक्टिविटीज जिनके कारण आपके बिजनेस में बेनिफिट्स जनरेट नहीं हुए, लॉस जनरेट हुए, वो भी लॉस कहलाएंगे, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। सो लॉस डिफरेंट फ्रॉम दी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम जानबूझकर करते हैं, क्रक्स सुनिए, एक्सपेंसेस हम जानबूझकर करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट जनरेट करने के लिए, बट लॉसेस हम जानबूझकर नहीं करते। कभी भी हम बिजनेस में गोडाउन में आग नहीं लगाते, चोरी नहीं करवाते वहाँ। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये नेचुरल कॉजेस के कारण होने वाले लॉसेस हम जानबूझकर नहीं करते हैं, ये लॉस कहलाता है। एक्सपेंसेस हम हमारे डेलिबरेट एफर्ट से करते हैं बिजनेस में रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, बट लॉसेस हम डेलिबरेट एफर्ट्स के कारण नहीं करते। एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर के होते हैं, लॉसेस इवेंचुअल नेचर के होते हैं, एक्सीडेंशियल नेचर के होते हैं, इंसिडेंशियल नेचर के होते हैं, यदा कदा कभी कभी होते हैं। बिजनेस डेलिबरेट एफर्ट्स के कारण नहीं होते। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता लॉस जनरेट करे, राइट। आगे बोला गया है एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू वेयर द लॉसेस डू नॉट। बात समझ में आ गई होगी सर, जैसा मैंने आपको समझाया। आगे एग्जांपल में भी यही कहा है, द थेफ्ट ऑफ एन असेट इज द लॉस बट द डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हर साल लगाया जाता है उस असेट्स की वैल्यू क्योंकि कम हो जाती है, इसलिए वो एक्सपेंस है। बट असेट यदि चोरी चली जाए, आग लग जाए, तो उसके कारण जो नुकसान होता है वो सर कहलाएगा आपका लॉस। तो आई होप ये सारा लेक्चर बहुत बेहतरीन था सर हमारा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। बिल्कुल भी 1% भी किसी चीज़ को हम मिस नहीं करेंगे, ना ही छोड़ेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विद स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी क्रैश स्क्रैच यहाँ पर कवर की जाएगी और 100% कवरेज आपको इस चैनल को मिलेगी। So do subscribe very fast. Okay, this is going to be very important for all of you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग टर्म्स की बाकी बची कुची टर्म्स के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे, बाय।